नमस्कार, मैं हूं सौरभ त्रिपाठी। प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। बड़ी बहस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। नौ सीटों पर महाजीत के लिए बहराज की ओर से जीत की पटकथा लिखी जा रही है। एक ओर बीजेपी लोकसभा के डैमेज को कंट्रोल करने के लिए खास तैयारी करके मैदान में उतर रही है। हर सीट पर जीत की तैयारी की जा रही है। बीजेपी एक एक सीट को माइक्रो मैनेजमेंट कर रही है। हर सीट पर जिताऊ उम्मीदवार के लिए लखनऊ से लेकर दिल्ली तक मंथन चल रहा है। दूसरी ओर यूपी के दो लड़कों की जोड़ी में दरार खिंचती हुई नजर आ रही है। सियासी गलियारों में उमड़ घुमड़ कर ऐसी बातें सामने आ रही हैं। सपा कांग्रेस में सीट शेयरिंग के फार्मूले पर बात तो बन गई है, लेकिन 5 सीटों की हसरतें लिए कांग्रेस के खाते में गाजियाबाद और खैर सीट ही आई है, लेकिन कांग्रेस 2 सीटों से खुश नहीं है। कांग्रेस ज्यादा सीटों के लिए अब सपा पर दबाव बना रही है। सूत्रों की माने तो ज्यादा सीटें नहीं मिलने के सूरत में कांग्रेस 2 सीटों पर भी चुनाव नहीं लड़ेगी। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या चुनाव से पहले सपा कांग्रेस में ऑल इज वेल हो पाएगा? क्या आपसी तकरार से इंडी गठबंधन टूट जाएगा? क्या ज्यादा सीटें नहीं मिलने पर 2 सीटों पर चुनाव नहीं लड़ेगी कांग्रेस? क्या सीट शेयरिंग फार्मूला कांग्रेस के लिए नाक का सवाल बन गया है? क्या कांग्रेस सपा की दरार का फायदा बीजेपी को होगा? आज की बड़ी बहस इन्हीं सवालों पर होगा और चर्चा में हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ेंगे। लोकसभा चुनाव में अच्छे नतीजे देने वाली 2 लड़कों की जोड़ी उपचुनाव में फिलहाल फ्लॉप नजर आ रही है। उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी को हराने के सपने देखने वाली इंडी गठबंधन की फिलहाल उत्तर प्रदेश में बात बनती नजर नहीं आ रही है। सूत्रों के हवाले से खबर ये भी है कि समाजवादी पार्टी की ओर से कांग्रेस को 2 सीट यानी कि खैर और गाजियाबाद मिली है, जिससे कांग्रेस नाखुश है। यानी कि कांग्रेस समाजवादी पार्टी को सपोर्ट जरूर करेगी, लेकिन चुनाव में नहीं उतरेगी। आपको बताते चले कि जिस तरीके से कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश इकाई ने केंद्रीय नेतृत्व को इसकी जानकारी दी है कि 2 सीटों पर वह उपचुनाव में नहीं लड़ेगी और समाजवादी पार्टी ने गाजियाबाद और खैर विधानसभा सीटें कांग्रेस के लिए छोड़ने की घोषणा की थी। कांग्रेस इसके लिए तैयार नहीं। हालांकि आज समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा है कि हमारा आपसी मसला है ये और हम इसे सुलझा लेंगे। सूत्रों का कहना है कि जल्द ही वे कांग्रेस नेतृत्व से उपचुनाव को लेकर इस पर बात भी करेंगे। तो कहीं ना कहीं एक बात साफ है, जिस तरीके से इस उपचुनाव में समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी ने कुछ चेहरे यानी कुछ कैंडिडेट चुनावी मैदान में उतार दिए हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का जो मंथन है अभी भी बरकरार है। लोकसभा चुनाव में हुई गलतियां न दोहराते हुए भारतीय जनता पार्टी अब मंथन कर रही है और उम्मीद ये की जा रही है कि आज रात तक नहीं तो कल सुबह जो भारतीय जनता पार्टी के उपचुनाव को लेकर के 9 सीटों पर कैंडिडेट है उसका ऐलान हो जाएगा। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट राजेंद्र के साथ मैं निकिता सरीन, इंडिया न्यूज के लिए। शेयरिंग को लेकर क्या फार्मूला सेट हो पाएगा या नहीं, और कांग्रेस जो 5 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है, इन्हीं बातों को लेकर कई सवाल अब हमारे सामने आ गए हैं। अब समझने के लिए हमारे साथ एक खास पैनल हमारे साथ जुड़ेगा और हम समझेंगे कि आखिरकार सियासी नेताओं और प्रवक्ताओं का क्या कुछ कहना है। वो बेहतर तरीके से समझा पाएंगे कि सियासत में जो बातें हो रही हैं उन बातों का जमीनी हकीकत में कितना असर होने वाला है। हमारे साथ एक खास पैनल जुड़ रहा है। सबसे पहले परिचय, फिर इसके बाद चर्चा की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ डॉक्टर अवधेश उपाध्याय, प्रवक्ता बीजेपी जुड़ गए हैं, बहुत बहुत स्वागत है। संदीप त्रिपाठी हमारे साथ जुड़ गए हैं, प्रवक्ता है कांग्रेस के, बहुत बहुत स्वागत है। पूजा मिश्रा जी, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, बहुत बहुत स्वागत है। नवीन दुबे जी हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक जुड़ गए हैं। नवीन जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत नवीन जी मैं आपसे करना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से सीट शेयरिंग को लेकर माथापच्ची चल रही है, कभी
कांग्रेस कभी समाजवादी पार्टी के बीच में क्या सब कुछ ऑल इज वेल आपको नजर आ रहा है? एक विश्लेषण फिर इसके बाद प्रवक्ताओं से समझेंगे। सौरभ जी, देखिए, ऐसा है कि इस स्थिति में कांग्रेस अभी उत्तर प्रदेश में नहीं है कि वो समाजवादी पार्टी से अपर हैंड करके कोई बार्गेन कर सके। विधानसभा 2022 में आप देखें तो बहुत अच्छा प्रदर्शन कांग्रेस का नहीं रहा था। उसका वोट प्रतिशत बसपा से भी नीचे आया था, मात्र 2 विधायक हैं उनके। अब स्थिति ये है कि उपचुनाव जिस तरीके से हो रहे हैं, तो ये समाजवादी पार्टी भी जानती है कि गाजियाबाद सीट ऐसी है जो वो कभी नहीं जीती है, उसको मालूम है। खैर में भी स्थिति उसकी बहुत कमजोर है, लिहाजा उन्होंने कहा कि भाई ठीक है, कांग्रेस लड़ना चाहती है, दोनों सीटों पर लड़े। लोकसभा में भी कांग्रेस फिर से आई थी गाजियाबाद की सीट। तो अब इस स्थिति में कांग्रेस के पास ये विकल्प है कि अगर वो यहाँ सीटें छोड़ देती है, वो कहती नहीं साहब हम लड़ेंगे नहीं, हम आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं, तो वहां क्या होगा कि वो महाराष्ट्र के अंदर जिस तरीके से समाजवादी पार्टी कह रही है हमें 12 और 14 सीटें दीजिए, वहां वो अपना अपर हैंड दिखाएगी और हो सकता है 4 सीटें 5 सीटों पर समाजवादी पार्टी को लिमिटेड कर दे। एक और चीज बड़ी दिलचस्प है इस चुनाव में सौरभ जी, कि मैं जवाब संभवतः पूजा जी देंगी, कि आप पीडीए का एजेंडा लेके चले, लोकसभा में बहुत कामयाब हुआ, मैं बधाई देता हूँ, बहुत अच्छी बात है। लेकिन इस उपचुनाव में आप देखें तो आपने पीडीए को एजेंडे को दरकिनार कर दिया और जितने भी प्रत्याशियों के नाम घोषित किए हैं वो किसी न किसी विधायक या सांसद या आपकी पार्टी के बड़े पदाधिकारी की बेटा बेटी या बहू है। तो ये चीजें जो आ रही तो उसमें लेके मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी इसको हथियार बनाएगी चुनाव में, और ये कहेगी कि ये तो पीडीए की बात करते थे, तो जो जमीनी आदमी है, जमीनी इनका कार्यकर्ता है जो पीडीए से आता है, उसको तो कहीं कोई एकोमोडेट किया ही नहीं गया। ठीक है जी ठीक है दुबे जी। पूजा जी, मेरा सवाल आपसे, देखिए अभी नवीन जी ने जो कहा, पीडीए के जो आप लोग लेकर चलते हैं उससे दूर दूर तक नाता नहीं है। दूसरा कि कांग्रेस कहीं ना कहीं अब आपसे नाराज है, ऐसी बातें निकलकर सामने आ रही, कांग्रेस को कैसे मनाइएगा? पहले तो आपका नमस्कार सौरभ जी, और साथी प्रवक्ताओं को भी मेरा नमस्कार। तो एक चीज तो पहले मैं क्लियर कर दूं नवीन जी को, कि आपने कहा कि हम पीडीए की बात करते हैं और अकोमोडेशन की बात आ रही है तो हमने जो है पीडीए को जगह नहीं दिया हुआ है। ये लगातार हम पे प्रश्न उठाए जाते रहते हैं कि हम पीडीए की बात करते हैं और अकोमोडेशन नहीं देते हैं, लेकिन आप उठा करके देखेंगे 2024 का जो एमपी इलेक्शन रहा है उसमें भी हमने जो है पूरे अच्छे से जो है अकोमोडेट किया था सबको, और अभी जो बाई इलेक्शन हो रहा है उसमें भी अकोमोडेशन है। और हम प्रत्याशी वो देते हैं क्षेत्र में जो क्षेत्र की जनता जो है वहाँ पे डिमांड करती है, वहाँ क्षेत्र से जिसका नाम उठ करके आता है हम उसे देते हैं। अब 2024 के भी इलेक्शन में देखे होंगे कि हमने लगातार प्रत्याशी बदले भी थे, वो बदला भी इसलिए था क्योंकि हमें जो है वहाँ की जनता से और वहाँ के कार्यकर्ताओं से हमारे पास जो है दिश आती थी कि नहीं, इनको बदलना होगा और इनको देंगे तो इनका समर्थन हम लोग करेंगे। उस हिसाब से हम चुनाव में आते हैं। और उसके बाद में कहते हैं कि इसमें ब्राह्मण भी नहीं आते, जब माता प्रसाद पांडे जी को जो है नेता विरोधी दल बनाया भी जाता है तब भी प्रश्न उठते हैं कि अरे इनको बना दिया गया यहाँ पे पीढ़ी बाहर। तो ये तो समस्या रहती है, इससे इस समस्याओं का हम समाधान कर भी नहीं सकते, ये दूसरों का परसेप्शन है, वो परसेप्शन जिस तरीके से लेना चाहेंगे। और दूसरा परसेप्शन अभी ये चलाया जा रहा है कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी में कुछ ठीक नहीं है, लेकिन ये परसेप्शन बस, और ये भाजपा हो सकता है कि चलाने का प्रयास कर रही है। हाँ, समाजवादी पार्टी कांग्रेस में अभी हो सकता है कि सीटों को लेकर के डिस्कशन काफी फाइनल नहीं हुआ है। अगर उत्तर प्रदेश के बाई इलेक्शन की बात कर लें तो हमने अपने प्रत्याशी घोषित किए क्योंकि हमें पता था कि जैसे ही परिणाम आएंगे हरियाणा के और जम्मू एंड कश्मीर के, वैसे तुरंत ही जो है चुनाव की घोषणा होने की संभावना है उत्तर प्रदेश की। तो हमें पता है कि हमें तैयार रहना है और हमने जो है प्रत्याशी घोषित कर दिए, और हमने 2024 के एमपी इलेक्शन में भी किए थे। और जो बची हुई सीटें हैं उससे कांग्रेस के साथ में डिस्कशन चल रहा है। अगर कांग्रेस लड़ती है 1-2 सीटों पे तो भी जो है हम इंडिया अलायंस में लड़ेंगे, और अगर कांग्रेस नहीं भी लड़ती है तो भी 10 की 10 सीट पे हम इंडिया अलायंस में रहकर ही लड़ेंगे। जिस तरीके से हमने जो हरियाणा में बिल्कुल कांग्रेस पूरी की पूरी सीट लड़ी और हमने एक भी सीट नहीं लड़ा, पर हम इंडिया अलायंस में ही थे। और अगर महाराष्ट्र की बात कर ले तो हाँ, हमने 12 सीटों का प्रस्ताव रखा हुआ है कांग्रेस के सामने, और 12 सीटों का प्रस्ताव हमने इसलिए रखा हुआ है क्योंकि हमारे वहां पे 2 विधायक हैं और 2 सीटों पे हमने सेकंड पोल किया हुआ था। और मुंबई की जो पूर्वी और पश्चिमी
जो है जो विधानसभा है जो कि शिवसेना के पास में है, और जो है कांग्रेस के पास में, अकाली दल की जो बात कर रही हूँ मैं, तो उनके पास में है। अगर कांग्रेस के प्रवक्ता भी इस चीज से डिनाई नहीं कर सकते कि वो समाजवादी पार्टी के समर्थन की वजह से है। तो ये 6 सीटें तो जो है बिल्कुल समाजवादी पार्टी की सीटें हैं, और हमने शुरुआत में कहा था इंडिया अलायंस के गठबंधन के समय कि हम जो है, अगर हमारा संगठन कहेगा कि हम यहाँ पे उतने मजबूत नहीं हैं, अगर यहाँ पे कांग्रेस लड़ती है तो बेहतर है, तो हम वहां पे प्रत्याशी नहीं लड़ाएंगे। और अगर हमारा संगठन मजबूत है तो हम राजनीतिक दल हैं, हम चलिए तालमेल ठीक है, बिठाते आपने हुए बोल दिया। अब जनता के संदीप मुद्दों। त्रिपाठी जी से मैं समझूंगा। संदीप जी है, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं, देखिए आप देश के सबसे पुरानी पार्टी से संबंध रखते हैं और सबसे लंबा वक्त तक आपने राज किया। उत्तर प्रदेश में 10 सीटों पर उपचुनाव होना है, जिसमें सिर्फ आपको 2 दिया जा रहा है, और इससे पहले शायद मीरापुर और फूलपुर आप लोग मांग रहे थे, वो भी नहीं मिला। खैर, और गाजियाबाद से संतुष्ट होना पड़ा। अब सर ये सवाल बीच में आ रहे कि अब कहीं न कहीं कांग्रेस जो है वो थोड़ा खुश नहीं है, ऐसा है क्या? देखिए सौरभ जी, गठबंधन तो विषय हमारे जो शीर्ष नेतृत्व है वो ही तय करेंगे कि कितनी सीटों पे लड़ना है, कितनी सीटों पे गठबंधन करना है, लड़ना है कि नहीं लड़ना है। लेकिन हमारी तैयारी उन 10 सीटों पर जिससे उपचुनाव होना था, उन सारी 10 सीटों पर हम अपनी तैयारी कर रहे थे और कर रहे हैं। हम्म, और जो ऐसा भी शीर्ष नेतृत्व का आदेश होगा उसके हिसाब से काम होगा। जी। लेकिन जिस तरीके से अभी जो हम इंट्रो में चला, 2 चीजों पे मैं आपत्ति, इंडी गठबंधन, हमारे गठबंधन का नाम इंडिया गठबंधन है, उसकी आपत्ति मैं दर्ज करता हूं आपके सामने। जी। और मैं आशा करता हूं कि आपके चैनल पे इंडी गठबंधन नहीं कहा जाएगा, हमारा नाम इंडिया गठबंधन है, इसलिए मैं बता रहा हूँ। दूसरी जी। आपत्ति, हमने राज नहीं किया, हम जनता ने हमको जो है मौका दिया था, हमने सर्वाधिक समय तक जनता की सेवा की। चलिए अब ठीक है, मान लिया। जी, तीसरी चीज मैं ये बता दूं कि गठबंधन जो आप लोकसभा का चुनाव देखिए, सारे न्यूज चैनल पर हम डिबेट पे बैठते थे, गठबंधन नहीं होगा, ये होगा, ये गठबंधन टूट गया, ऐसा है, वो 2 लड़कों की जोड़ी। हमने भाजपा को पीछे कर दिया ना उत्तर प्रदेश में, पीछे आज की तारीख में, और कहीं हुई हो या ना हुई हो, लेकिन उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को नाको चने चबाने पड़े। और आज उत्तर प्रदेश में कमोबेश भारतीय जनता पार्टी की वही उसी तरीके की स्थिति है जैसे सूखी तलैया में मेढक टर टर करे। सूखी तलैया में मेढक जो है अपनी आवाज कर रहा है, बाकी अब इनके लिए उत्तर प्रदेश में कुछ बचा उचा नहीं है। अब आप समझिए कि अपने घर का अंदर का झगड़ा निपटा ले, केशव जी अलग झंडा लिए बुलंद किए हैं, उधर जो है ओम प्रकाश राजभर जी अलग रणभेरी बजाए हुए हैं, संजय निषाद जी कहते हैं 1 सीट तो हमको कम से कम चाहिए ही, और इधर दूसरी तरफ जो है ब्रजेश पाठक जी एकदम कह रहे हैं कि हम तो पंडित जी हैं। तो इतनी लड़ाई तो खुद के घर में है, अपने घर का सास बहू का झगड़ा ना देख के दूसरे के यहाँ पंचायत जो करने जाए तो वो तो मतलब हम तो कहेंगे कि मूर्ख व्यक्ति ही होगा। पहले भाई अपने घर का झगड़ा निपटाओ, फिर हम तो झगड़े पे बात कर लेना। आज उत्तर प्रदेश में आपने जो वादे किए थे, आपने कहा था बच्चियों को स्कूटी देने के लिए, दिया क्या? हम इस आधार पर उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं ना। जनता ने और अभी आपने एक परिवारवाद की बात की थी कि परिवार के लोगों को टिकट, नवीन जी ने बोला कि टिकट दिया जा रहा है, इस पर सवाल खड़े होंगे। जिसके पास परिवार होता है और उसमें बहुत सारी सीटें ऐसी हैं कि विधायक सांसद बन गए हैं या तो उस दुनिया में नहीं है, तो वो लोग चुनाव लड़ते हैं। अब जिसके परिवार होगा ही नहीं, अब वो परिवारवाद पे सवाल खड़ा करे, तो भाई परिवारवाद सोचना चाहिए कि परिवार कैसे आगे चलेगा, कैसे, उसके लिए तो मेहनत करनी पड़ेगी। अब ये नवीन जी आपका सवाल नहीं है, मुझे पता है कि भारतीय जनता पार्टी का सवाल है, मैं उन्हीं को जवाब दे रहा हूँ। आपने उनके सवाल को मुझ तक पहुंचाया, मैं जवाब आपके माध्यम से भारतीय जनता पार्टी को पहुंचा रहा हूँ। मेरे कहने का आशय सिर्फ है कि उत्तर प्रदेश में चुनाव जातिगत जनगणना पर, बेरोजगारी पर, महंगाई पर और उत्तर प्रदेश के मुद्दों पर होगा। जो आपने कमिटमेंट 2022 में किया था उन पर होगा, ना कि इन सारे मुद्दों पर आप हमारा गठबंधन होगा नहीं होगा, ये हमारे अंदर का झगड़ा है भाई, निपटा लेंगे जी। आप जो है दाई अम्मा मत बनिए, आप जो है अपना काम देखिए, अपने घर का झगड़ा निपटाइए। अवधेश उपाध्याय जी, मेरा सवाल आपसे, अभी आपने सुना संदीप जी को, और मैं चाहता हूं कि आप सबसे पहले तैयारियां बताएं आपकी कैसी है। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच में जो चल रहा है, संदीप जी कह रहे हैं हम मिल बैठकर सलटा लेंगे, आप लोगों की जरूरत नहीं है। बहरहाल आप अपनी तैयारियां बताएं। देखिए, हम तो किसी के लिए कहते ही नहीं है सौरभ जी कौन क्या कर रहा है, और पार्टियां हमारी तरफ देखती हैं कि भाजपा ये कर रही है, भाजपा वो कर रही है, हमने तो कभी किसी के लिए नहीं कहा।
अभी संदीप जी कह रहे थे मेडक टर की बात कर रहे थे। अरे भाई, इस समय उत्तर प्रदेश में कौन टर कर रहा है, किसमें टर हो रही है, वो सब देख रहे हैं। किस तरह से खींचातानी हो रही है 2-2 सीट के लिए, 5-5 सीट के लिए। वो कह रहे 2 सीट, अब भाई हम नहीं लेंगे, हमें नहीं पता। अजय राय जी कहते हैं, अगले जी कहते हैं नहीं नहीं नहीं, आपको 2 ही देंगे हम, नहीं हम नहीं ले रहे जी 2-2। तो ये तो वो वाली बात हो गई ना। इनका जो गठबंधन है, कहावत है ना कि कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुनवा जोड़ा। तो इनका वही हाल है। इनका कुछ नहीं पता कहाँ का ईंट है, कहाँ की रोड़ा है, कुछ इनको नहीं पता है। इन्हें आपस में नहीं पता, केवल स्वार्थ के लिए अपने जुड़े हुए हैं। जब स्वार्थ निकल जाता है तब अलग हो जाते हैं। आप देखिए ना, दिल्ली में लोकसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी ने एक साथ मिलकर चुनाव लड़ा, ठीक है। उसके बाद चुनाव होते ही एक दूसरे के दुश्मन बन गए, एक दूसरे के विरोध में उतर आए रोड पर। तो ये तो भानुमति का कुनवा है। इनका कुछ नहीं पता कहाँ की ईंट है, कहाँ का रोड़ा है। बस मिलना है, मिलकर एक ठिया बनाना है बैठने के लिए, और जब स्वार्थ निकल जाए उसको जो ठिया बनाया उसको ढह संदीप दो। त्रिपाठी जी, आऊंगा आपके पास, सुन लीजिए, अब इनका मौका है, बोलने दीजिए। अवधेश जी आप बोलते रहिए। यही है। देखिए, उत्तर प्रदेश की जनता ये बखूबी जानती है कि जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में आई है, तो सुशासन जो उत्तर प्रदेश में आया है डबल इंजन की सरकार में, वो पहले कभी किसी सरकार में उत्तर प्रदेश में नहीं। आपको मैं याद दिला दूं, उत्तर प्रदेश में हर जिले में वन डिस्ट्रिक्ट वन माफिया घोषित करने का काम किसने किया था? समाजवादी पार्टी सरकार। किस तरह से गुंडागर्दी थी, किस तरह से माफियागिरी थी कि बड़े बड़े जो बिजनेसमैन थे, उद्योगपति थे, वो उत्तर प्रदेश में निवेश करने से डरते। एक समय वो भी था, और एक समय ये भी था उत्तर प्रदेश में जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी कि एक विशेष वर्ग के लिए वहां पर योजनाएं लागू होती थी, एक विशेष क्षेत्र के लिए उनका विकास होता था, एक परिवार का विकास होता था उत्तर प्रदेश में। लेकिन 2017 के बाद आज 7 साल हो गए, आप देखिए 7 वर्षों में उत्तर प्रदेश का जो चहुमुखी विकास हुआ है वो उत्तर प्रदेश की जनता बहुत अच्छी तरह से जानती है। और देखिए, उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने के लिए उत्तर प्रदेश की जनता ने एक सुशासन वाली सरकार, भाजपा सरकार को चुना, और इस बार फिर से जो उपचुनाव है उसमें भी उत्तर प्रदेश की जनता इनको मुंह तोड़ जवाब देगी। जिस इस समय बात कर रहे हैं, चाहे समाजवादी पार्टी सरकार लोग हो या फिर आपके कांग्रेस के ये संदीप त्रिपाठी जी। चले ठीक है संदीप जी, आप बोलिए। ठीक है, कुछ कहना चाह रहे, ठीक है बोलिए संदीप जी। ठीक है ठीक है बोलिए। ठीक है अवधेश जी, संदीप जी कुछ कहना चाह रहे, बोलिए संदीप जी। ठीक है सर, किस तरह से तुष्टीकरण की ठीक है अवधेश जी, ठीक है संदीप जी बोलिए। ठीक है सर। देखिए साहब, अवधेश जी, बासी कढ़ी में उबाल नहीं आता है मालिक। आपकी कढ़ी बासी हो चुकी है। संदीप जी, उबाल तो अब सुनिए ना अवधेश जी, कांग्रेस पार्टी में कुछ रहा नहीं, कुछ बचा ही नहीं। आप लोग राजभर जी से बताइए, आपके नेता की तो आपके लोग ही नहीं सुनते हैं। अरे मालिक, सीरियस नहीं लेते राहुल गांधी जी को। अब सुन लीजिए, हमने बड़े धैर्य से आपको सुना। हमने बताया ना कि साहब बासी कड़ी हो चुके हो आप लोग। और रही बात सुनने सुनाने की, तो राजभर जी की सुन लीजिए। उनसे बेचारे से आपने घास भी छिलवा ली, मंत्री रहते हुए। फिर वो बेचारे गए, फिर लेके आए, उनको एक सीट दे दीजिए। संजय निषाद जी बड़ी डिमांड कर रहे हैं हमारे फूलपुर की सीट, तो अनुप्रिया पटेल जी, आशीष पटेल जी बड़ी। आप चुनाव लड़ेंगे उत्तर प्रदेश में कि नहीं लड़ेंगे? आप ये बताइए। सुनिए, आप क्यों करके भाग रहे हैं? अरे हम बिल्कुल पूरी जो युद्ध है उसको भाग रहे हैं रण क्षेत्र में से। आप क्यों भाग रहे हैं? आपको किसका डर सता रहा है? आप ये बताइए हमें। हम बता रहे हैं, समझ पाएंगे कांग्रेस क्यों डर रही है। हाँ ठीक है, कांग्रेस का इतना वजूद भी नहीं बचा कि अपनी मन की चला सके उत्तर प्रदेश में। इतनी पुरानी पार्टी है, आपकी तरीके से पुरानी पार्टी है कांग्रेस पार्टी भाई, और वो ऐसे डर के भाग रही है जैसे नई नवेली तो ले लो। अवधेश जी, भागना चाहिए समाजवादी पार्टी को, भाग रहे कांग्रेस वाले नेता पीछे। अरे अवधेश जी सुन लीजिए साहब, आप बहुत 2-3 बातें बोले, हम एकदम बता रहे हैं आपको। आपने कहा भानुमति का कुनबा। हाँ साहब, हमारा भानुमति का कुनबा है। बहुत मनुवादियों ने झगड़ा लड़ा दिया। मनुवादी और संघ विचारधारा के लोगों ने भानुमति के कुनबे में खूब झगड़ा लड़ाया। अब भानुमति जान गई है कि हमको कुनबा अपना कैसे इकट्ठा करना है। सुन लीजिए, अब नहीं होगा। संदीप भाई भूल गए क्या? अरे भूल गए लोकसभा चुनाव में, लोकसभा चुनाव में अखिलेश यादव ने कहा मोदी चोर है। आप मानेंगे? कांग्रेस पार्टी चोर पार्टी है, इसको वोट नहीं देना है। अखिलेश यादव जी ने कहा था, मध्य प्रदेश में अखिलेश यादव जी ने कहा था कांग्रेस के लिए सीधा। कहाँ गई सब बातें? संदीप भाई जी कैसी बातें कर रहे हैं आप? ओम प्रकाश राजभर ने भरे मंच कैसी बातें करते हैं भाई? आपके लिए कोई गाली दे रहा है, आपके लिए कह रहा है जनता पूरी बनाए रखे कांग्रेस पार्टी से, आप उसके साथ जाकर गठबंधन कर रहे हो भैया। चले ठीक है, संदीप जी का एक सवाल था और दीदी जी उसका जवाब दे दीजिए, फिर मैं अन्य पैनलिस्टों के पास जाऊंगा। ठीक है ठीक है ठीक है संदीप जी, मैं आपका एक सवाल ले लेता हूँ। ठीक है,
अवधेश जी, ओम प्रकाश राजभर को आपने सीट नहीं दिया, संजय निषाद भी नाराज चल रहे थे, बीच में खबर आई कि वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिलने का वक्त मांग रहे हैं, ऐसा क्यों? जी सौरभ जी, सवाल मुझसे आपका। हाँ, अवधेश जी, आपका संदीप जी ये सवाल पूछ रहे थे, मैंने कहा कि इसका जवाब दीजिए। बीच में अभी संजय निषाद जी नाराज हो गए थे, वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिलने का वक्त मांग रहे थे और ओम प्रकाश राजभर को टिकट दिया नहीं, आपने अपने लोगों को भी टिकट तो नहीं दिया है। जी 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 सौरभ जी, देखिए भारतीय जनता पार्टी एक परिवार की तरह काम करता है, एक परिवार है। यहाँ पे सभी कार्यकर्ता, चाहे सहयोगी दल के हों या अपनी पार्टी के, सभी कार्यकर्ता एक जैसे ही काम करते हैं, जमीनी स्तर पर काम करते हैं, 24 घंटे काम करते हैं। यहाँ जो निर्णय लिया जाता है शीर्ष नेतृत्व द्वारा, वही सर्वमान्य होता है। यहाँ ऐसी पार्टी नहीं है ये कि एक घर में माँ बेटे बैठकर एक निर्णय लेते हैं, वही सर्वमान्य होता है। फिर लोग छोड़ छोड़ के भागते हैं पार्टी को, फिर बुलाते हैं, फिर कहते हैं भाजपा तोड़ रही है। अरे भाई, पहले छोड़ के क्यों जा रहे हैं आपके घर को? वो उनको देखिए ना। अभी आप ये बात कर रहे थे सुनने की, बात बता रहे भानुमति की। मैं बताऊं आपको सौरभ जी, आपको याद होगा लोकसभा चुनाव में अखिलेश यादव ने यूपी के एक मंच से कहा था, साफ साफ कहा था, कांग्रेस पार्टी चोर पार्टी है, इससे दूरी बनाए रखिएगा। कब कहा था? नहीं देना। कब कहा था? झूठ बोल देखिए अवधेश जी, राजनीति में कौन कहाँ कब कैसे क्या किया आता है वो तो अलग बात है। आपके यहाँ भी ऐसे ऐसे दिग्गज लोग हैं, क्या क्या बोले हैं जनता को पता है। ठीक है नवीन दुबे जी, ठीक है नवीन दुबे जी, ठीक है अवधेश जी, काम होता है ये, किसी का अपना नहीं है कि एक घर की पार्टी है। भाजपा कोई घर की पार्टी नहीं। चलिए ठीक है नवीन दुबे जी, मेरा एक सवाल आपसे कि देखिए यही जो संदीप जी सवाल पूछ रहे थे वो मैं चाहता हूं उस पर एक आप विश्लेषण कीजिए। सवाल ये कि ओम प्रकाश राजभर को सीट नहीं दिया गया और फिर इसके बाद संजय निषाद भी नाराज चल रहे थे। भारतीय जनता पार्टी करी, हमारा अंदरूनी मामला है, हम सलटा लेंगे, अपने लोगों को टिकट नहीं, लेकिन कांग्रेस पे और समाजवादी पार्टी पे निगाहें हैं कि उनके में फूट पड़ रहा है, नाराज हो रहे हैं, दो लड़कों की जोड़ी टूट रही है, दरार पड़ रही है, अपने यहां नहीं देख रहे। इसका इस पर एक छोटा सा विश्लेषण। बिल्कुल, देखिए सौरभ जी, ऐसा है कि लोकसभा चुनावों के दौरान भी भारतीय जनता पार्टी ने इसी तरीके के नैरेटिव सेट किए थे। 400 पार और 80-20 फलाना ढिमाका कि हम तो 79 सीटें जीत रहे हैं, एक सीट केवल सपा जीत रही है, इस तरीके की बातें भाजपा की तरफ से कही गई थी। लेकिन वास्तविकता ये है कि जमीनी धरातल पर जो कमिटमेंट भाजपा के द्वारा किया गया था वो पूरा नहीं हुआ है, ये स्वीकार करना पड़ा। पूरा ना होने के कारण जनता ने अपना जनादेश जो दिया उसमें दो कारण रहे। एक तो अखिलेश यादव का पीडीए का जो कार्ड था बहुत प्रभावी रहा, उसकी काट आज तक भारतीय जनता पार्टी नहीं निकाल पाई है, आसान भी नहीं निकाल पाना। दूसरी चीज ये थी कि कांग्रेस और सपा का जो गठबंधन था, देखिए ऐसा है कि मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ कहूंगा कि सवर्ण समाज का वोटर एक ऐसा वर्ग है जो भाजपा से नाराज है, लेकिन उसको विकल्प के तौर पर, खासकर मैं ब्राह्मण की बात करूं तो वो ब्राह्मण जो है वो सपा को कम पसंद करते हैं। तो कांग्रेस के साथ आ जाने की वजह से जहां जहां कांग्रेस लड़ी है, बाकी जगह सपा भी लड़ रही थी, कैंडिडेट बढ़िया थे, तो लोगों ने वोट दिया, सवर्ण समाज का वोट भी उस कार्ड के साथ आया, तो उसका लाभ मिला। दूसरी चीज मैं बता रहा हूँ भारतीय जनता पार्टी अभी उपाध्याय जी कह रहे थे कि साहब हमने डेवलपमेंट किया, ये किया, वो किया। वास्तविकता ये है कि आपने डेवलपमेंट शून्य के आधार पर किया, उत्तर प्रदेश में स्वीकार करिए। मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ बोलूंगा, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री खत्म हो गई, पंचायत उद्योग खत्म हो गए, ग्राम उद्योग खत्म हो गए। चलिए ठीक है नवीन जी, एक सवाल आपने ब्राह्मण शब्द का जब इस्तेमाल किया तो ब्राह्मणों से रिलेटेड एक सवाल मैं पूछना चाहूंगा कि इसमें इस बार पैनल में जो है सारे ब्राह्मण ही है, गजब का संयोग ही है ये। मैं ये जानना चाहता हूं कि ब्राह्मण के बच्चे जब जाते हैं ना, उनको आरक्षण तो मिलता नहीं, जानते हैं जनरल है तो सबके घर के बच्चे पढ़ते हैं, वो देखते हो कि क्या दिक्कत, ब्राह्मणों के लिए कोई बातचीत नहीं करता। क्या ब्राह्मण बहुत सुप्रीम हो गए हैं, या वो शुरुआत भी पहले अगर कहानी की शुरुआत का पढ़ेंगे तो एक गरीब ब्राह्मण हुआ करता था, लेकिन उन गरीब ब्राह्मणों का कभी कोई है या बहुत सुप्रीम? आऊंगा संदीप जी, मैं आप सभी से इसका जवाब लूंगा कि माफ कीजिएगा, उन पर क्यों चर्चाएं नहीं होती, ब्राह्मणों को लेकर कभी कोई बात नहीं करता जल्दी? बिल्कुल, देखिए सौरभ जी, सबसे बड़ी चीज है आरक्षण। मैं आरक्षण के मुद्दे पर अभी 2 दिन पहले बहुत एक चैनल पे और बोला था। मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ बोलूंगा, यहाँ हमारे सारे पैनल में आज सब लोग उस वर्ग से बैठे हैं जो बिल्कुल आरक्षण के समर्थन नहीं कर बोलते नहीं है, लेकिन आज मैं बुलवाऊंगा। बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहूंगा, देखिए ऐसा है, आप देश 75 साल देश को हो गए हैं आजाद हुए,
हमारे बाद जो देश आजाद हुए वो हमसे आज कई साल आगे चले गए। आप जापान का देख लिए, हिरोशिमा ब्लास्ट के बाद में वो बिल्कुल नीचे चला गया था और रसातल से निकलकर जापान आज कहाँ है, हम कहाँ पे हैं। सबसे बड़ी चीज क्या है कि आपने क्वालिटी से कंप्रोमाइज कर दिया। जो आपके यहाँ अच्छी प्रतिभा है, अच्छे पढ़ने वाले बच्चे हैं, जरूरी नहीं सारे धनाढ्य वर्ग से आते हैं, संपन्न वर्ग से आते हैं, मिडिल क्लास से आते हैं, गरीब वर्ग से बच्चे निकले हैं और उन्होंने अपना नाम रोशन किया है, काम करा। अब उसके बाद जब उनको जॉब अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती है तो जो सक्षम लोग होते हैं, मैं स्पेशली बोलूंगा, जो सक्षम, सरकार की कोई योजना नहीं है, सक्षम लोग होते हैं वो विदेशों में जाके सेवाएं दे रहे हैं क्योंकि वो क्वालिटी और बाहर की कंपनियां उनको ले रही हैं। आप अपने अपने यहाँ के बच्चों को यूज नहीं कर पा रहे। इतनी अच्छी मैन पावर वाला देश है भारत, युवा मैन पावर है आज की तारीख में, हम यूज नहीं कर पा रहे। कारण क्या है? आरक्षण। मैं जिम्मेदारी के साथ कहूंगा, देखिए ऐसा है, आप जातिगत आरक्षण को खत्म करिए, उसका आर्थिक आधार बनाइए और आर्थिक आधार पर। ठीक है नवीन जी। संदीप जी, मैं आपसे प्रतिक्रिया लेना चाहूंगा। जब बात उठी है तो ब्राह्मणों पर कोई चर्चा नहीं कर, दलितों पे बात होगी, अन्यों पे बात होगी, लेकिन ब्राह्मणों को कभी कोई, आप कभी सुनते नहीं होंगे कि ब्राह्मण आएगा ही नहीं ये शब्द, क्यों? नहीं, देखिए, अगर आप उत्तर प्रदेश के संदर्भ में बात करेंगे तो 7 मुख्यमंत्री ब्राह्मण हुए हैं और 7 के 7 कांग्रेस से हुए, फिर नंबर नहीं आया। मेरे डिस्ट्रिक्ट से 5 मंत्री ब्राह्मण हुआ करते थे और ब्राह्मण हमारे ही समय में जो जमीन मिली, जमींदारी उन्मूलन में जो गई जमीन, वो 80% जमीन हमारे समय में मिली। रोजगार, जो नौकरियां मिली, जो आज ब्राह्मण की पीढ़ियां और जिनके लड़के आज हमको पूछते हैं कि आपने किया क्या, वो हमारे बनाए हुए अस्पताल में पैदा हुए, हमारे ही जो है नौकरी दिए हुए से आज भी पेंशन का पैसा खा रहे हैं और हम ही से पूछा जाता है कि आपने किया क्या, तो वो भी हमने किया। लेकिन मेरे कहने का आशय ये है कि हमने ये जाति के आधार पर नहीं किया। उस समय ब्राह्मणों ने नौकरी इसलिए की क्योंकि उनके पास कोई ऑप्शन नहीं था और रोजगार, जो काम उन्होंने उस समय चुना वो काम कोई उस समय करने को तैयार नहीं था। फिर उसमें वेतन आयोग के माध्यम से सैलरी बढ़ती गई और वो इतना सक्षम हो गया वो चीज कि उसके लिए आज लोग पैसा देकर नौकरी करना चाहते हैं। एक समय लोगों को पकड़ पकड़ के नौकरी दी गई। तो मेरे कहने का आशय है कि ऐसा नहीं है कि ब्राह्मणों के लिए नहीं, बिल्कुल हम हर वर्ग के लिए करते हैं और स्पेशली ब्राह्मणों को हमारी पार्टी ने बहुत सम्मान दिया है। मैं फिर कह रहा हूँ कि उत्तर प्रदेश के 7 मुख्यमंत्री हुए हैं, 7 के 7 मुख्यमंत्री कांग्रेस के रिज्यूम में हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी कलराज मिश्रा जी बनने जा रहे थे, भारतीय जनता पार्टी ने सेंट्रल से एक व्यक्ति को भेजकर जो है मुख्यमंत्री बना दिया, लेकिन कलराज मिश्रा जी को नहीं बनने दिया। यह है भारतीय जनता पार्टी की ब्राह्मणों के प्रति सोच। और 1000 ब्राह्मणों की हत्या इस योगी जी के शासन में हुई है। जो मजबूत है उनको इनकाउंटर के माध्यम से 3 ही लोग आज टारगेट है, एक पहले नंबर पर मुस्लिम, दूसरा यादव, तीसरा पंडित जी। आज भारतीय जनता पार्टी के टारगेट पर यही 3 वर्ग आई है। आज पूरा समूल किस तरीके से विनष्ट किया जाए उस समाज को, आज भारतीय जनता पार्टी अपनी पूरी ताकत लगाकर, भारतीय जनता पार्टी के कुछ खास नेता, मैं कहूंगा नहीं, जो आज जात के आधार पर जो है बाबा होते हुए इस प्रदेश में शासन कर रहे हैं और गर्व से कहते हैं कि हम इस वर्ग से आते हैं। और आज आप एसडीएम की संख्या देख लीजिए, डीएम की संख्या देख लीजिए, आप थाना अध्यक्षों की गिनती करा लीजिए। जो आरोप सपा पर ये लगाते थे उससे ज्यादा उस मानसिकता से आज ये ग्रस्त है। तो ये कहना कि ब्राह्मणों के लिए नहीं, बिल्कुल हम चर्चा करते हैं। और रही बात अभी नवीन जी की एक बात का और मैं जवाब दे दूं, इस देश में सर जब जातिगत जनगणना होगी तो हम आर्थिक सर्वेक्षण के पहले भी कराए हैं और फिर आगे कराएंगे। और उस आर्थिक सर्वेक्षण में पंडित जी के यहाँ क्रिस पहन कर लड़का भले निकलता है लेकिन घर में नहीं है पैसे, उस बात के आंकड़े जब निकल के आएंगे तो सर यही मैं कह रहा हूँ कि वो जब ये आंकड़े निकल कर आएंगे तो सरकारों की मजबूरी होगी उस हिसाब से नीतियां बनाना। और भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहती है कि ब्राह्मणों का भला हो। मैं आऊंगा, ठीक है आपकी बात। मैंने भी ऐसे लोगों को देखा, आप लोग भी देखते होंगे, समाज में घूमते होंगे, ऐसे ब्राह्मण परिवार के लोग हैं जो गरीबी रेखा के नीचे है, लेकिन ब्राह्मण होने की वजह से उनको गरीबी रेखा के नीचे नहीं रखा जाता। पूजा जी, इस पीडीए में कहीं ब्राह्मण भी हैं क्या आसपास, कि वो तो दरकिनार कर दिए गए हैं? माता प्रसाद पांडे जी को जो है नेता विरोधी दल बनाया गया, अभी तो जो भाजपा ने वो कहा बजाय कि जो अखिलेश जी ने स्पष्ट ए के बारे में अगला बोला है, उनका खुद का ऑफिशियल स्टेटमेंट है, अगला बोला है। जी बिल्कुल, अगला का मतलब होता है ये नहीं। मुझसे कई बार सवाल पूछा जाता तो हम लोग बोलते हैं कि या तो 4A किया जाए या तो A to the power 4 किया जाए, लेकिन माता प्रसाद पांडे जी को
और जनेश्वर मिश्र जी के नाम पे जो है पार्क है, आपने देखा होगा जितना सम्मान दिया समाजवादी पार्टी ने शायद उतना किसी ने दिया होगा। मैं एक चीज का विरोध करती हूँ कि जो कहते हैं ना कि अभी नवीन जी कह रहे थे कि जाति के आधार पे आरक्षण नहीं, जाति के आधार पे आरक्षण है भी नहीं। कॉन्स्टिट्यूशन हमारा कहता है कि जो एजुकेशनली जो सोशली बैकवर्ड रहे हैं उसको आरक्षण मिलना चाहिए। और मुझे भी ये लगता है कि जो एजुकेशनली सोशली बैकवर्ड रहे हैं, जिनको जो है पीछे रह गए, सोशली आगे नहीं बढ़ पाए हैं, उनको आरक्षण मिलना चाहिए। क्योंकि कई बार जो है मैं जब मैं ग्रेजुएशन वगैरह में थी तो मेरी आदत थी मैं सरनेम नहीं बताती थी। तो मेरे फादर का नाम न जानते हुए, जिसको लगता था कि शायद फ्रेंड्स वगैरह फ्रेंड सर्कल देख करके कि शायद ऐसी है, तो मैंने डिस्क्रिमिनेशन देखा है। जब उनको फादर का नाम पता चला या मेरा पूरा नाम पता चला तो मैंने उनके रवैयों को बदलते हुए देखा है। तो मुझे हमेशा याद रहता है कि ये मतलब कैसा समाज है कि मैं वो इस डाउट में कि मैंने अपना सरनेम नहीं बताया है। मेरी आदत नहीं थी, जब तक सरनेम आपने मेरा नाम पूछा मैंने पूजा बताया, आपने सरनेम तो पूछा ही नहीं मुझसे, मैंने नहीं बताया। तो आप धोखे में रहे और मैं कंपटीशन में भी अच्छा करती रहे, आप मुझे पीछे हटाते रहे बस इस डाउट में कि ये ब्राह्मण नहीं है। तो मैंने उसको देखा हुआ, जब उनको पता चला कि वो ब्राह्मण है, उनको बहुत खेद भी हुआ, वो ब्राह्मण ही थी, उनको बहुत खेद हुआ कि अरे ब्राह्मण है। और कोई बाय डिफॉल्ट कैसा हुआ, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि सब करते हैं, पर मैंने ये देखा है तो मुझे ये लगता है कि उनको आरक्षण की जरूरत है। क्योंकि अवधेश जी ठीक है, डिस्क्रिमिनेशन ठीक है पूजा जी, अवधेश जी एक प्रतिक्रिया आप दीजिए, फिर इसके बाद हम उपचुनाव पे ही आ जाएंगे। ठीक है, बात उठी थी, हमने कहा इस पर सवाल होना चाहिए। ठीक है, बहुत अच्छी बात कही आपने सौरभ जी, बहुत अच्छा मुद्दा उठाया। सही ब्राह्मण भाई बहन बैठे हैं यहाँ पर, बहुत अच्छी बात है। मैं ये बताऊं आपको, देखिए ब्राह्मणों की जैसे संदीप जी बात कर रहे थे, ठीक है, यहाँ किसी से अपना व्यक्तिगत नहीं है, पार्टी की बात हो रही है। तो जैसे ये बात कर रहे थे कांग्रेस पार्टी ने सम्मान दिया है, आपको याद होगा कश्मीर से किस तरह से ब्राह्मणों को रातों रात निकाल दिया गया था। उस समय नहीं, हमारे समय में नहीं निकला है, पढ़ लीजिए संदीप भाई प्लीज, जनता दल की संदीप भाई प्लीज सुनिए, मैं आपसे नहीं कह रहा, मैं आपसे नहीं कह रहा, आपसे कोई बात नहीं हो रही, पार्टी की बात हो रही है कांग्रेस पार्टी की, आपने कांग्रेस की बात करी, मैं कांग्रेस की बात कर रहा हूँ। आप प्लीज शांत रहिए, आप सुनिएगा, यहाँ कोई थोड़ी ना हो रहा है संदीप जी। नहीं, कांग्रेस पार्टी की जिम्मेदार है, ब्राह्मणों का हक मांगने का काम सबसे ज्यादा कांग्रेस पार्टी नहीं किया है, कांग्रेस पार्टी नहीं किया है। आप देखिए, मैं बताऊं आपको, कहीं भी जो जाति की जनगणना की बात होती है, ये कभी आर्थिक जनगणना की बात नहीं करते। भारतीय जनता पार्टी हमेशा बात करती है कि आर्थिक जनगणना भी होनी चाहिए। भाई क्यों नहीं कराते आप? नहीं कराएंगे, ठीक है, कोई बात नहीं। देखिए भारतीय जनता पार्टी में आपको बता दूं, पंडित दीनदयाल सरकार आपकी केंद्र में है, केंद्र के हाथ में डबल इंजन की सरकार है। ठीक है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय का जो सपना था उसी को लेकर किसी स्टेट के हाथ में नहीं है, ये सोल अधिकार सिर्फ और सिर्फ जो है केंद्र सरकार के पास है। और उसी का विकास करने के लिए भारतीय जनता पार्टी 12 महीने लगातार काम कर रही है। जो अंतिम पंक्ति में बैठा हुआ व्यक्ति है, ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, शूद्र है, वैश्य है, यहाँ किसी एक जाति विशेष का कोई काम नहीं। जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का सपना था कि अंतिम पंक्ति में जो बैठा हुआ व्यक्ति है उसका विकास हो, उस पर ही भारतीय जनता पार्टी रात दिन काम कर रही है। इससे आप बच नहीं सकते, इससे आप छुपा नहीं सकते। लेकिन हाँ, और जो पार्टियां हैं वो हमेशा ब्राह्मण विरोधी हैं। आपने देखा राम गोपाल मिश्रा की हत्या हुई, उसके आरोपी जो पकड़े गए उन पर एनकाउंटर किया गया, उसके पीछे अखिलेश यादव जी कह रहे हैं ये तो फर्जी है। अगर वहीं कोई विशेष वर्ग का व्यक्ति होता, उसे मारा जाता, तो ये कहते अखिलेश यादव जी फिर बाहर आ जाते, चलो ठीक है, अपने आंसू बहाने ठीक है उपाध्याय जी, आपकी बात आ गई। नवीन जी ठीक है, मैं ये देखिए ऐसी बात थी, और ठीक है, वैसे ब्राह्मणों का भी चर्चा होता नहीं, आज आप लोग थे तो बात हो गई, होती नहीं है, चर्चा नहीं होती सर, मैं भी, मुझे पता है नहीं होती। नवीन जी मेरा सवाल अब आपसे, उत्तर प्रदेश में कैसे अब देख रहे, देखिए अभी समाजवादी पार्टी ने परफॉर्मेंस आपने देखा कि लोकसभा सीट पर अच्छा किया, और बीजेपी के पास शायद अभी जो संदीप जी कह रहे थे वो बात से तो डिनाई नहीं किया जा सकता, इतना बेहतरीन परफॉर्मेंस किया कि दिल्ली दरबार में भी लोग बैठकर हाजिरी लगाने लगे, आ रहे हैं जा रहे हैं कि ये क्या हो गया। उत्तर प्रदेश में 80 की 80 सीट जीतने की बातें चल रही थी, लेकिन अब उस घाव को भरने का वक्त है कि कम से कम 10 सीटें हैं, कुछ अच्छा परफॉर्मेंस करे। आपको लगता है कि परफॉर्मेंस होगा? फिर मैं आऊंगा आप लोगों के पास। सौरभ जी देखिए, ऐसा है, टोटल 10 सीटों का अगर हम कैलकुलेशन निकालें, भले ही मिल्कीपुर अभी पेंडिंग है, बाद में होगा, 9 सीटों पे भी आप देखें, इन 10 में से 5 सीट सपा जीती थी, 1 सीट भी सपा के सहयोग से आरएलडी जीती थी मीरापुर की, 6 सीटें जो थी वो समाजवादी पार्टी और सहयोगी दल के पास थी, 1 सीट निषाद पार्टी जीती थी, और 3 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीती थी।
तो कुल मिला के अगर आप देखें तो स्थिति ये थी उत्तर प्रदेश में कि कुल 3 पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, एक निषाद पार्टी, 4 सीटें इनकी थी, 6 सीटें समाजवादी पार्टी के साथ थी। अब स्थिति हो गई कि भाई आरएलडी भारतीय जनता पार्टी के साथ चली गई, तो निश्चित तौर पर मीरापुर में एक बड़ी टक्कर देने में समाजवादी पार्टी सक्षम है और मुझे लगता है बहुत अच्छी टक्कर वहां देगी। दूसरी चीज आती है कि बाकी सीटों पर जहां सपा लड़ रही है, भाजपा के पास भी कहने को कुछ है नहीं, और जो कुछ कहने को था रहा बचा। आज इनके विधायक सर्वेश्वर सिंह ने जिस तरीके से वहां युवा मोर्चा के जिलाध्यक्ष के ऊपर दंगा भड़काने का मुकदमा लिखवा दिया है, पथराव की घटना का जिक्र कर दिया है, तो वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को हिट विकेट करता हुआ दिख रहा है। और अब बाकी चीजें देखिए, केवल गाजियाबाद खैर ले लीजिए, एक आध 2 सीट और हो सकती, मजमा अजमाम फाइट हो जाएगी, लेकिन वहां मुझे लगता है समाजवादी पार्टी मजबूत स्थिति में है आज की तारीख में। उसका कारण यही है कि उनका जो पीडीए कार्ड है उसकी कोई काट भारतीय जनता पार्टी के पास नहीं। और दूसरी चीज, कांग्रेस भले ही चुनाव नहीं लड़ेगी, लेकिन ये मैं समझता हूं कि पूरी तरीके से वो समर्थन देकर, डेडिकेटेड होकर सपा के साथ खड़ी होगी। उसका एकमात्र कारण ये है कि अभी जिस तरीके से लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के सहयोग से उसने 6 सीटें जीती हैं, तो उसका ग्राफ बड़ा है, उसकी तरफ लोगों का झुकाव बड़ा है, जिसका लाभ कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी अगर अकेले लड़ती है सारी सीटों पर तो भी उसको मिलना तय है। मैं समझता हूं ये मुकाबला जो है अधिकतम 6 या 3 का निपटेगा, 9 सीटों पर, इससे ज्यादा नहीं। 6 सीटें विपक्ष ले जाएगा, 3 के आसपास बीजेपी रहेगी, अगर चुनाव में प्रशासनिक मशीनरी का दुरुपयोग नहीं हुआ तो। संदीप जी देखिए, नवीन जी कह रहे हैं कि कांग्रेस अगर चुनाव लड़ती है तो ठीक है, नहीं लड़ेगी तो भी इंडिया गठबंधन के साथ वो खड़ी रहेगी, पीछे हटने वाली है नहीं। ऐसा है क्या कि आप लोग चुनाव, ऐसा संभव है क्योंकि कुछ भी संभावनाओं पर तो कहीं भी जा सकता है, ऐसा हो सकता है क्या कि आप लोग चुनाव नहीं लड़ेंगे और इंडिया गठबंधन के साथ खड़े रहेंगे उत्तर प्रदेश में? देखिए सौरभ जी, मैंने पहले ही अपने वक्तव्य में ही कहा कि ये गठबंधन होना ना होना हमारे शीर्ष नेतृत्व का विषय है। घोषी चुनाव में हमने अपनी पूरी जान लगाकर इन समाजवादी पार्टी की मदद की और भारतीय जनता पार्टी को जिताने का काम किया था। अगर शीर्ष नेतृत्व का जो भी निर्देश होता है, कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता इंडिया गठबंधन के किसी भी, अगर और कोई पार्टी लड़ती है चुनाव और इंडिया गठबंधन का हिस्सा होगी तो उसके लिए जान लगा देगी। और भारतीय जनता पार्टी के अवधेश जी को तो मैं सिर्फ इतना कहूंगा, साहब आपका हाल वही है 80 गांव का जो है चौधरी, 80 गांव का चौधरी, और जो है 12 गांव का चौधरी, 80 गांव का राव, और अपने काम ना आवे तो अब कहा जाए, हमारे यहाँ तो भाड़ कहते हैं और दूसरी जगह क्या कहते हैं, उसमें जा भाई। तो आज वही बात कह रहे हैं राजभर जी, वो बता रहे हैं पीडीए का बढ़िया बखान करने लगे हैं कि पीडीए के लिए क्या 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 फायदा ओबीसी के लिए हो सकता है, एससी के लिए हो सकता है, जातिगत जनगणना के फायदे वो अपने कार्यकर्ताओं को, हम बहुत सारे मित्र हैं राजभर जी की पार्टी में, तो बताते हैं कि अब राजभर जी फिर से वही पुराने वाले ढर्रे पे, जब अखिलेश जी के साथ गए थे तो उसके पहले किस तरीके की बातें किया करती थी, वही बातें उनकी फिर शुरू हो गई है। और एक अभी आरएलडी का जिक्र है, मैं पहले वाले अपने टॉपिक में आरएलडी का जिक्र करना भूल गया था, एक उसमें और ऐड कर लीजिए, आरएलडी भी सीट मांग रही है कि जिस सीट से कम हम समाजवादी पार्टी की मदद से जीते थे वही सीट दे दीजिए। तो आप तो दूसरों का हक खा लीजिएगा, दूसरों का खाइएगा, जो अपनी देने की बारी आइएगा तो कहिएगा कि हम बहुत मजबूत हैं, हम 80 गांव के राव हैं। भाई आप राव रहिए, सारी पार्टियां करें राव रहिए, आपके जो गठबंधन साथी अब की बार वही करेंगे जो आपके साथ होने जा रहा है, आप कल्पना भी नहीं कर पाइएगा। आपके सहयोगी दल आपको हराने जा रहे हैं। आप मत दीजिए सीट भाई, आपको इतना घमंड हो गया जिनकी मदद से आज मैं कह रहा हूं उत्तर प्रदेश में, अगर ये जिन लोगों को आपने भानुमति कुनबा कह रहे थे कि भानुमति का कुनबा, हमारा भानुमति का कुनबा ठीक है, लेकिन आपने जो ये रेत का महल खड़ा किया था राजभर जी को लाकर और इनको अब आप बताइए कि उनको आप टिकट नहीं दीजिएगा तो मतलब राजभर जी अति महत्वाकांक्षी मुख्यमंत्री बनने का सपना देख रहे हैं और वो व्यक्ति आपकी मदद कर देंगे चुनाव जिताने में। ये सवाल मैं पूछ लेता हूँ अवधेश जी। देखिए राजभर की बात संदीप जी कई बार कह चुके हैं और राजभर का महत्वाकांक्षा आप देखते हैं, समाजवादी पार्टी में थे तो मामला नहीं बन पाया, पहले बीजेपी में थे, चले गए समाजवादी पार्टी में, फिर आपके यहाँ आए तो साहब मंत्री नहीं बन पा रहे थे, बार बार दिल्ली दरबार में कह रहे थे, आ रहे थे जा रहे कि मंत्री कब बनेंगे। तो हम और राजभर की जो भाषा बोली शैली है वो सब कुछ आप लोग जानते हैं कि कभी भी वो नाराज हो सकते हैं और किधर वो लुढ़क जाए ये भी कोई नहीं जानता है। तो अभी थोड़ी नाराजगी उनके अंदर है तो क्या कुछ गड़बड़ तो नहीं होगा? संकेत ठीक है, सब कुछ अंडर कंट्रोल है ना सब? देखिए सौरभ जी,
भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता 20 पार्टी, ठीक है। इसमें टिकट का जो वितरण होता है वो उसके लिए एक कमेटी होती है, वो टिकट वितरण करती है। जिसको टिकट देना है, किसको नहीं देना है, वो ही उसको फाइनल करती है, ठीक है। इसमें राजभर की जी की यदि बात करें, यदि उनको टिकट मिलेगा तो वो चुनाव लड़ेंगे। अगर शीर्ष नेतृत्व अगर टिकट नहीं देता है तो भाई शीर्ष नेतृत्व जाने उसको, या वो फिर राजभर जी जाने। लेकिन एक बात मैं बता दूं, यहाँ पर कोई एक घर की पार्टी नहीं है कि माँ बेटे बैठकर कोई निर्णय लेता है या फिर चचा भतीजे मिलकर कोई निर्णय लेता है। यहाँ एक कमेटी बनी हुई है भारतीय जनता पार्टी के पास, पूरी कमेटी है। एक कमेटी निर्णय देती है कि किसको हमें टिकट देना है और किसको हमें टिकट नहीं देना है। जिसको नाराज होना है वो नाराज होइए, जिसको चुनाव लड़ना है वो चुनाव लड़ेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ का जो कार्यकर्ता है भारतीय जनता पार्टी का, वो 24 घंटे 12 महीने 7 दिन जमीन पर काम करता है। वो चुनाव का इंतजार नहीं करता कि चुनाव आएगा 5 साल बाद, 3 साल बाद, तब मुझे निकलना है। उपाध्याय जी, और केवल गरीब छाता रहता है। वही कार्यकर्ता जमीन पर काम करता है, घर घर जाता है, घर घर संपर्क करता है। यही कारण है भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, केंद्र सरकार में। उड़ीसा के राज्यपाल, आप सुन लीजिए उपाध्याय जी, उड़ीसा के राज्यपाल रघुवर दास जी की बेटी को झारखंड में टिकट दिया है। पीडीए की बात कर रहे थे, मैं बताऊं आपको पीडीए की। पिछला दलित और अल्पसंख्यक 35 लाख से ज्यादा लाभार्थी जो है पीडीए का है भारतीय जनता पार्टी के पास यूपी में, जिसको आवास मिला है पीएम आवास योजना के माध्यम से, जिसको उज्ज्वला योजना के माध्यम से गैस का सिलेंडर मिला है फ्री में, जिसको आयुष्मान योजना के माध्यम से वो इलाज करा रहा है अपने परिवार का अपना। पूजा मिश्रा जी, मैं आ रहा हूँ आपका, सुन लीजिए आप समझ लीजिए, आप वही पीडीए है। आपने तो समाजवादी पार्टी सरकार थी या कांग्रेस की सरकार थी, इन्होंने तो हक मारने का काम किया है। मैंने शायद आपको पहले ही बताया होगा। सौरभ जी, छोटा सा सवाल है। एक समय ये था जब बोलिए सरकार की उत्तर प्रदेश में किसान जो था, किसान जो था वो अपने जानवरों को रखा था बाहर बैठकर। बोलिए, आप बोलिए, पूछिए। छोटा सा सवाल है अवधेश जी, कृपया ये बता दीजिए, आपने डेवलपमेंट की बात की, मुझे बहुत अच्छा लगा। आप सिर्फ उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ, वहां पर आपने एक यूनिवर्सिटी की घोषणा अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पर की थी, लगभग 7 वर्ष हो गए, उसकी जमीन का अधिग्रहण हो गया। आप एक सार्वजनिक उपक्रम का नाम बता दीजिए, एक जो उत्तर प्रदेश में आपने लगाया हो। देखिए, आप यूनिवर्सिटी की बात कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में आज उत्तर प्रदेश पूरे देश में नंबर 1 राज्य है जिसमें 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैं। देख लीजिए उठाकर आप, पहले 2 गरीबी कितनी है। लखनऊ में था, एक बनारस में था, आज कुशीनगर में भी इंटरनेशल एयरपोर्ट है, अयोध्या में भी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, और तीसरा जेवर में एयरपोर्ट है। चलिए ठीक है अवधेश जी, आपकी बात आ गई। ठीक है, अब हम उपचुनाव पे फिर से आएंगे और तैयारियों को लेकर फाइनल कमेंट आप सभी से एक एक करके लेंगे। ठीक है सर, ठीक है अवधेश जी, ठीक है। अब फाइनल कमेंट का वक्त हो गया। पूजा जी, मैं आपसे फाइनल कमेंट लूंगा। सबसे पहले आप उपचुनाव की तैयारियों को लेकर अपना फाइनल मंतव्य दीजिए, और ये जो बातें चल रही है कि दरार आ गई, 2 लड़कों की जोड़ी टूटने वाली है, ये जो बातें चलती हैं उसका भी खंडन करती है या कि समर्थन करती है, उस पर भी एक फाइनल कमेंट आप दीजिएगा। संदीप जी, फिर मैं आपसे फाइनल कमेंट लूंगा। देखिए सौरभ जी, जो 2 लड़कों की जोड़ी, मैं कहती हूँ 2 नेतृत्वकर्ताओं की जोड़ी है। ये तो भाजपा अपने जो है मानसिकता को ऐसे होता नहीं है लाइट करने के लिए, लेकिन 2 लड़कों की जोड़ी है, 2 नेतृत्वकर्ता की जोड़ी है। तभी जो है 2024 में उत्तर प्रदेश में जनता ने आपको तमाचा मारा। अभी जो है बोल रहे थे कि दिन रात जो है सड़कों जमीन पर रहते हैं इनके कार्यकर्ता, बात सही है, इनके जमीन पे कार्यकर्ता रहते हैं और उत्तर प्रदेश की जनता भी रहती है। अभी उत्तर प्रदेश के जो नौजवान थे उनको यूपी पीएससी का एग्जाम देना चाहिए था, लेकिन बेचारों के हाथों में तख्ती पकड़ा दी हुई है, वो फिर से प्रोटेस्ट कर रहे हैं। ये जितने एग्जाम करते हैं ना युवाओं को, सबको तख्ती पकड़ा देते हैं और सब प्रोटेस्ट करो, किसी को इको गार्डन में, किसी को जो है पत्थर गिर जाए घर के पास में, फिर कैद करते हैं। उनका नवंबर में एग्जाम होना था, सब लोगों ने टिकट करा, जो बाहर वाले थे टिकट करा रखे होते, सब कैंसिल कर करके प्रोटेस्ट में जा रहे हैं। ये तो इनकी तरक्की की बात चल रही है। और बाई इलेक्शन में मैं देखिए ऐसा ना हो जाए कि आप जो है अपना घर देख ही नहीं रहे हैं, लगे हुए हैं जो है पड़ोसी के घर झाड़ने में, आपके घर जो है उजड़ जाए पीछे। आपको पता नहीं है, अभी अनुप्रिया पटेल जी ने आपसे टिकट मांगा हुआ था, आप नहीं दे रहे। आपको क्या लगता है खुले पत्र क्या उन्होंने यूं ही लिखे हुए थे? मधुआ की सीट या फूलपुर की सीट उन्होंने ऐसे ही मांगी हुई थी। आपको क्या लगता है संजय निषाद जी ने जब आपके अगेंस्ट बोलना चालू किया तो यूं ही चालू किया था? आप अभी दबा ले रहे हैं, जितना आप अभी दबा लेंगे ना 2027 में, आपको क्या लगता है कि ये सब आपको उठ करके जवाब नहीं देंगे या फिर आपके साथ में नहीं लेंगे? इन्होंने बोला कि इनके यहाँ पे जो है परिवार नहीं है। हमारे यहाँ पे परिवार होते हुए भी डिस्कशन चलता है।
कम से कम जो हमारे घटक दल हैं वो अपना बात रखते हैं और चैनलों पे चर्चा होती है कि किसको कितनी सीट मिल रही है। परिवार के 5 लोग सांसद हैं, देखिए आप। बिल्कुल तानाशाही चलती है कि आपको बोल के नहीं दिया जाएगा, पति और आप पत्नी जैसा चचेरे भाई चाहेंगे हम फुफेरे वैसा भाई होगा। ममेरे भाई आप सारे जो है, सांसद आप चलिए ऐसे ठीक है, ही ठीक है पूजा जी, आपकी बात आ गई। SCP संदीप आप त्रिपाठी जी, लड़ने आ रही ठीक है। SCP स्वतंत्र संदीप त्रिपाठी जी आप फाइनल लड़ने आ कमेंट, रही ठीक है मैडम, आपकी बात आ गई। संदीप त्रिपाठी जी फाइनल कमेंट प्लीज। देखिए, उत्तर प्रदेश की जिन 10 सीटों पर चुनाव होने हैं, जिसमें से 9 की घोषणा हो गई है, हमारी हर जगह तैयारी चल रही है। हमारा शीर्ष नेतृत्व अगर गठबंधन में चुनाव लड़ता है ठीक है, अगर वो ये कहता है कि हमें चुनाव नहीं लड़ना, मदद करनी है, तभी ठीक है। जो हमारे शीर्ष नेतृत्व का आदेश होगा वो पार्टी करेगी। लेकिन मैं सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को इतना बता देना चाहता हूँ कि साहब, जो मैंने आपसे कहा था कि बासी कढ़ी में उबाल नहीं आता है, आप उत्तर प्रदेश में खत्म हो गए हैं। और आंकड़ों के हिसाब से मैं एक बात बोल देता हूँ, आप 2014 का चुनाव लड़ने के पहले 2009 का चुनाव लड़े थे। उस लोकसभा के चुनाव में आपको 15% वोट मिला था, मात्र और मात्र 15%। तो अगर आप 15% से अगर वहां तक आ सकते हैं, तो कांग्रेस भी जिन परसेंटेज की बात करके आप हमको नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपकी इसी उत्तर प्रदेश में 57% सीटों पर जमानत जब्त हुई है। और आप सत्ता में आ सकते हैं तो कांग्रेस भी आ सकती है। इसलिए आप ठीक है, ये सब बातें बंद करिए। आपको मुद्दों के आधार पर चुनाव लड़ना होगा, मुद्दों की बात करनी ठीक है होगी। संदीप जी। आपने जो अवधेश जी वादे फाइनल 2022 कमेंट, में ठीक किए है थे उन पर बात करनी होगी। ठीक है। और रही बात अगर आपको परिवारवाद से नाराजगी है, तो सौगंध है भगवान राम की, आपको आपके शीर्ष नेतृत्व की, जो आप अगर टिकट जो है परिवार वालों लोगों को दीजिएगा। चलिए ठीक है, अवधेश जी फाइनल कमेंट। सौरभ जी, मैं तो यही कहूंगा कि उत्तर प्रदेश की जनता उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने के लिए फिर से जो है उपचुनाव में एक सुशासन वाली सरकार, डबल इंजन की सरकार चुनेगी, क्योंकि उनको पता है कि जो बिना किसी जाति धर्म के आधार पर उत्तर प्रदेश की जनता को सुरक्षा सुविधा दे सकता है, वो केवल भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। इसके अलावा पिछली सरकारों ने क्या किया, ये बताने की आवश्यकता नहीं है। उत्तर प्रदेश की जनता बहुत अच्छी तरह से जानती है किस तरह से वन डिस्ट्रिक्ट वन माफिया पोषित करने का काम समाजवादी पार्टी ने किया था, किस तरह से जमीनों पर कब्जा किया गया, किस तरह से किसानों के जो जानवर खोल लिए जाते थे रात में, किसान बेचारा रात में सोता था बाहर पशुओं को रखाने के लिए। आज कम से कम वो किसान जो है मोदी सरकार में पैर फैलाकर सोता है। ठीक है, ठीक है अवधेश जी, आपकी बात आ गई। जो है उत्तर प्रदेश में टहल रहे हैं। ठीक है नवीन जी, फाइनल कमेंट। ठीक है सर, ठीक है ठीक है। एक ही लाइन में सौरभ जी, हाँ सौरभ जी एक ही लाइन में कहूंगा, बड़ा सीधी सीधी बात है कि इन 10 वर्षों में केंद्र के और 7 वर्ष उत्तर प्रदेश के, ये सच्चाई है। और जो अभी उपाध्याय जी ने कहा कि हमने 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट दे दिए, उत्तर प्रदेश की जनता के लिए नहीं दिए आपने, वो है कॉर्पोरेट के लिए। दूसरी चीज ये है कि आपने बड़े इंडस्ट्री और कॉर्पोरेट को लाना शुरू कर दिया। जैसे अंग्रेज भारत में आए थे तो किसानों की नील की खेती की जमीन लेके उनको ही अपने अपॉइंट किया था और उनको मजदूर बनाकर रखा था। उस कल्चर की तरफ देश बढ़ रहा है, जो बहुत घातक है। मैं समझता हूं भारतीय जनता पार्टी को अपनी नीतियों पर चिंतन करना चाहिए, और जो अंत्योदय की बात करते थे पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी, उनके सिद्धांत का अनुसरण करते हुए उसको जमीनी धरातल पर उतारना चाहिए। वो केवल भाषणों में दिखता है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप चारों मेहमानों का, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए बड़ी बहस में। तो ऐसे में सवाल यही, उपचुनाव है, 10 सीटों पर उपचुनाव है, अभी 9 सीटों पर फाइनल हो गया। बीजेपी ने अभी अपने पत्ते नहीं खोले हैं। अब सवाल ये उठता है कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच में ऑल इज वेल है या नहीं। 2 प्रवक्ता हमारे साथ समाजवादी पार्टी के जुड़े, कांग्रेस